हमारे ब्रह्मांड में काफी सारे अलग अलग तरह के मैटर मौजूद हैं। इनमें से कुछ को हम देख सकते हैं तो कुछ को नहीं। जिस मैटर को हम नहीं देख सकते उसे कहा जाता है डार्क मैटर। एटर्नल इन्फ्लेशन नाम की एक बहुत ही फेमस थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग तरह के मैटर मौजूद हों। अभी तक हम इंसान मात्र 4 आयामों यानी डायमेंशंस को ही खोज पाए हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में एटलीस्ट 11 आयाम होने चाहिए। क्वांटम फिजिक्स की कुछ थ्योरी तो ये बताती है कि हमारे ब्रह्मांड में असल में 35 आयाम हैं, लेकिन उन्हें हम इंसानों द्वारा डिटेक्ट किया जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इंसान मात्र 4 डायमेंशन को ऑब्जर्व करने के हिसाब से ही विकसित हुए हैं, इसलिए किसी और आयाम को अनुभव करना हमारे बस की बात नहीं है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इन आयामों में मैटर का रूप चेंज होता रहता है। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में समय एक अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा आयाम जैसा है, वैसे ही किसी और ब्रह्मांड में यह कोई फिजिकल आयाम हो सकता है जिसे वहां पर रहने वाले लोग देख और छू भी सकते हैं। मैं जानता हूं कि यह सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स हमें कुछ ऐसा ही बताती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वांटम फिजिक्स में एंटी मैटर नाम का भी मैटर होता है, जो नॉर्मल मैटर का कंप्लीट अपोजिट होता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस मैटर से मिलकर बनने वाले यूनिवर्स को कहते हैं मिरर यूनिवर्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मिरर यूनिवर्स में हर चीज हमारे इस यूनिवर्स के मुकाबले अपोजिट होती है। आज हम साइंटिफिकली इसी यूनिवर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 17वीं सदी में पहली बार इंसानों ने मैटर के बारे में डीपली स्टडी करना शुरू किया। ये वही समय था जब इंसानों ने नए एलिमेंट्स को वातावरण में ढूंढना और उनके साथ केमिकल एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। जब एलिमेंट्स की संख्या ज्यादा हो गई तो इन्हें एक सिस्टमैटिक रूप में रखने के लिए पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीरियोडिक टेबल भी कई अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन जिस पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न साइंस में इस्तेमाल किया जाता है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसे दिमित्री मेंडलीव नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था। जैसे जैसे यह नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, वैसे वैसे वैज्ञानिकों के दिमाग में नेगेटिव मैटर का आइडिया पनप रहा था, लेकिन यह सिर्फ एक थ्योरी ही थी, इसलिए इसके बारे में वैज्ञानिकों को इमेजिनेशन से ज्यादा कुछ नहीं पता था। हालांकि एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक पॉल डियरेक ने 1929 में श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए एंटी इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी के बारे में बताया। जिस तरह से एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, वैसे ही एक एंटी इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। इसके बाद इन पार्टिकल्स को असलियत में कार्ल एंडरसन नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा ढूंढ लिया गया। वह एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे जिसमें पॉजिटिव चार्ज मिलने की कोई भी संभावना नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वह यह डिटेक्ट करते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान बराबर का पॉजिटिव चार्ज मौजूद था। जब इसी चीज को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन का भी एक नेगेटिव रूप होता है, जिसे उन्होंने नाम दिया पॉजिट्रॉन। यह पहली बार था जब इंसानों ने नेगेटिव मैटर की खोज की थी। इसके बाद 1955 में एंटी प्रोटॉन नाम के एक पार्टिकल की खोज हुई, और जैसा कि आप इसके नाम से ही बता सकते हैं, यह प्रोटॉन का नेगेटिव रूप था। इसके मात्र 1 साल बाद ही एंटी न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल की खोज हुई, जो न्यूट्रॉन पार्टिकल का नेगेटिव रूप होता है। धीरे धीरे इन पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती ही चली गई और हमें नेगेटिव पार्टिकल्स के ग्रुप देखने को मिलने लगे। अब वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव पार्टिकल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल एटम का नेगेटिव रूप भी इस ब्रह्मांड में मौजूद होना चाहिए। कुछ ही साल बाद उन्होंने नेगेटिव हाइड्रोजन एटम भी खोज निकाला। यहीं से एंटी मैटर मौजूद होने की पुष्टि हुई और मिरर यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट सामने आने लगे। धीरे धीरे इस मैटर को वैज्ञानिकों ने अपनी लेबोरेटरी में भी क्रिएट करना चालू कर दिया। क्योंकि यह मैटर इतना दुर्लभ होता है, इसलिए इसे क्रिएट करने की कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती थी। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इसको क्रिएट करने के नए तरीके ढूंढने चालू कर दिए। एंटी मैटर पार्टिकल्स को क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मैटर के पार्टिकल्स को आपस में टकराना। इसकी वजह से कई बार हमें एंटी मैटर की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देती है, जिसे रिकॉर्ड करके वैज्ञानिक एंटी मैटर पर रिसर्च करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 2 पार्टिकल को आपस में तेज गति से टकराने के तरीके से वैज्ञानिकों ने न जाने कितनी नई पार्टिकल्स की खोज की है।
वैज्ञानिक ऐसा भी बताते हैं कि भविष्य में हम इसके जरिए नए आयामों की भी खोज कर सकते हैं। अल्फा नाम की एक लेबोरेटरी में 309 एंटी हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को क्रिएट किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें करीब 1000 सेकंड तक स्टेबल भी रखा गया था, जो एक बहुत ही मुश्किल बात है। अब शायद आपके दिमाग में आ सकता है कि क्यों इन हाइड्रोजन एटम्स को स्टेबल रखना मुश्किल बात है। असल में एंटी मैटर के कांटेक्ट में आने के तुरंत बाद ही अनाइलेट हो जाता है। इस धमाके में प्योर एनर्जी रिलीज होती है। वैज्ञानिकों के पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब मैटर के पार्टिकल से बने हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एंटी मैटर को जिस वेसल में स्टोर करने की कोशिश करेंगे वो भी मैटर से ही बना होगा, जिसकी वजह से हमें सिर्फ धमाका ही देखने को मिलेगा। यही कारण है कि एंटी मैटर को ज्यादा समय तक स्टेबल रख पाना एक बहुत मुश्किल बात है। अंत में यह मैटर के साथ इंटरेक्ट करके प्योर एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि जब हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग धमाके की वजह से बना था, तब मैटर और एंटी मैटर दोनों ही एक साथ मौजूद हुआ करते थे। लेकिन किसी कारणवश हर एक अरब मैटर के पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल एंटी मैटर के साथ नहीं टकराया। इसकी वजह से हमारे ब्रह्मांड में एक डिसबैलेंस पैदा हुआ और मैटर की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई। वैज्ञानिक काफी सालों से इस बात का पता लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा डिसबैलेंस क्यों हुआ होगा, लेकिन उन्हें इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हालांकि मिरर यूनिवर्स हाइपोथेसिस इस डिसबैलेंस को बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। इसके मुताबिक एंटी मैटर पार्टिकल्स एक अलग ब्रह्मांड में मौजूद है, जो हमारे ही ब्रह्मांड का एक मिरर रूप है। उस ब्रह्मांड में सभी चीजें एंटी मैटर से बनी हुई हैं। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में मैटर से तारे बनते हैं, वैसे ही उस ब्रह्मांड में एंटी मैटर से तारों की फॉर्मेशन होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैटर से बने हुए हमारे इस यूनिवर्स में भी एंटी मैटर के तारे होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत में ऐसे तारे जरूर रहे होंगे जिनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं बल्कि एंटी मैटर अनाइलेशन चल रहा होगा। इसके जरिए ही वह तारे हीट और लाइट प्रोड्यूस कर पाते थे और अंत में सुपरनोवा एक्सप्लोजन में खत्म हो जाते थे। एंटी मैटर यूनिवर्स में वह तारे पूरी तरीके से एंटी मैटर से ही बने होंगे और यही तारे जब क्लस्टर में आएंगे तो एंटी गैलेक्सीज की फॉर्मेशन करेंगे। इस ब्रह्मांड के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह टाइम रिवर्सल ब्रह्मांड होगा, यानी समय वहां पर पूरी तरीके से उल्टा चलेगा। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में एक धमाका होने पर चीजें बाहर की ओर निकलती हैं, वैसे ही एंटी मैटर ब्रह्मांड में धमाका होने पर चीजें अंदर की ओर आएंगी। अगर एंटी मैटर यूनिवर्स में कोई भी जीव जंतु मौजूद होता है तो वह अपने जीवन की शुरुआत से अंत तक नहीं बल्कि अपने जीवन के अंत से शुरुआत तक जिंदगी जिएगा। यह सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से यह पूरी तरीके से सही है। 20वीं सदी में ऐसे काफी सारे हाइपोथेसिस भी दिए जा चुके हैं जिसमें यह प्रूफ किया गया था कि अगर किसी भी पार्टिकल के टाइम को उल्टा कर दिया जाए तो उसका चार्ज अपने आप ही उल्टा हो जाता है। यानी अगर आप किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को पास्ट में भेज पाए तो वह असल में एक एंटी इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि पूरी तरीके से मिरर होने की वजह से इस ब्रह्मांड में फोर्स भी बहुत अलग तरीके से काम करेंगे। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटी अट्रैक्टिव होती है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में ग्रेविटी रिपल्सिव होगी। अब शायद आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर एंटी मैटर यूनिवर्स में ग्रेविटी काम ही नहीं करेगी तो तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे होगा? इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल चीजों को खींचने का काम करता है, वैसे ही डार्क एनर्जी चीजों को एक दूसरे से दूर ले जाती है। मिरर यूनिवर्स में इन दोनों के ही रोल पूरी तरीके से अपोजिट हो जाएंगे। वहां पर डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण का काम करेगी और गुरुत्वाकर्षण डार्क एनर्जी का काम करेगा। साथ ही में ऐसा हो सकता है कि यह ब्रह्मांड पूरी तरीके से सफेद हो। इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर एक यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स का पूरा विपरीत है तो उसमें मौजूद बाकी चीजें अपने आप ही विपरीत हो जाएंगी। आपने अपनी छोटी क्लास में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में तो सुना ही होगा। यह दरअसल ट्रायंगल शेप में लगाया जाने वाला एक थ्योरम होता है, जिसके जरिए हम ट्रायंगल की किन्हीं 3 प्रॉपर्टीज को जानकर उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज का पता लगा लेते हैं। कुछ ऐसा ही मिरर यूनिवर्स के साथ भी हो सकता है। जिस तरह से हमारा ब्रह्मांड काला है, वैसे ही मिरर यूनिवर्स सफेद कलर का हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक यह शक जताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड और मिरर यूनिवर्स आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल चीजों को अपने अंदर खींचते हैं,
और उन्हें कभी भी बाहर नहीं जाने देते। वैसे ही मिरर यूनिवर्स में ब्लैक होल्स चीजों को किसी भी तरीके से अंदर नहीं खींच पाएंगे, बल्कि वे अपने अंदर से ही चीजों को बाहर निकालेंगे। अब अगर यहाँ पर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो आप यह नोटिस कर पाएंगे कि यह फंडामेंटली गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मिरर यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल कोई भी चीज को अपने अंदर खींच ही नहीं पाएगा तो आखिर वह चीजों को बाहर कैसे निकालेगा। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड और मिरर यूनिवर्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। जो मैटर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल के अंदर जाता है वही मैटर इस मिरर यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल से बाहर आता है। अभी भी मिरर यूनिवर्स और एंटी मैटर यूनिवर्स के मौजूद होने पर रिसर्च चल रही है। इसके बारे में हमारे पास काफी सारे हाइपोथेसिस और थ्योरी तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों को कोई सॉलिड प्रूफ ढूंढना पड़ेगा। वैसे आपका मिरर यूनिवर्स के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।